तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाज़रीन चलते हैं, आज मैं आपको अपनी डेंगी की कहानी का एपिसोड नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। इसमें हम बनाएंगे कि मैं ईरान जब बम चौकी के अंदर पकड़ा गया तो उधर मैंने क्या किया और कैसे उधर से अल्लाह पाक ने मुझे रिहाई दी और फिर मैंने अपना सफ़र आगे शुरू किया। तो जो भाई अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों को इस वीडियो की समझ आएगी कि जो भाई जिन भाइयों ने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी हैं और उनका लिंक भी जो है ना दोनों वीडियोस का मैं इस वीडियो के में लिंक भी वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उन भाइयों को पता चलेगा कि मैंने कैसे डेंकी का सफ़र शुरू किया और डेंकी है चीज़ क्या। दरअसल मैं तो यही कहता हूँ कि डेंकी नहीं इसको कहना चाहिए, इसको मौत कहना चाहिए कि मौत के रास्ते पे निकल रहा हूँ। अगर बच गया तो आगे ज़िंदगी, अगर नहीं बचा तो फिर अल्लाह की सुपुर्द। तो चलते हैं नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि जैसे मैं जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया उधर से बम चौकी के अंदर ले गए, बम चौकी के अंदर जाके हमको बंद कर दिया उन लोगों ने। तो सबसे पहले तो हमें लेके गए और एक कतार में हम उन्होंने लाइन में बैठा दिया। तो जब हम उस लाइन में बैठे तो उन्होंने तलाशी लेना शुरू कर दी, बैग वगैरह की तलाशी लेना शुरू कर दी और हमको कहते हैं चलो बारी बारी जो है ना अपना बैग चेक करवाओ। और ऊपर खड़े थे, हर बंदा अपना बैग खुद ही खो रहा था, सारा सामान एक तरतीब से निकाल के तो उधर इस एक साइड पे जो है ना रखना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो देख रहे थे, देखते जा रहे थे और वो कहते थे सही है ठीक है बंद करो। तो मैं तो नाज़रीन उस टाइम पे मेरी माशाल्लाह दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी, तो शक्ल से मैं ऐसे लग रहा था जैसे मैं अफ़गानियों के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा है ईरानी जो है ना। तो मेरे को ना पुलिस वाले ने बोला कि किधर से है? मैंने उसको बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ। कहता नहीं, तो पाकिस्तान से नहीं है, तो अफ़गानिस्तान से है। तो 2-3 दफ़ा उसने पूछा, मेरे पास खैर अपना शनाख्ती कार्ड था, कौमी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का। तो मैंने निकाल के उसको जब दिखाया तो उसने कहा चलो सही है ठीक है। तो फिर मैं नाज़रीन उधर से उसको बोला कि मुझे पानी चाहिए। तो मैं पानी पीने लगा, जैसे मैंने गिलास पकड़ा और उसने पीछे से जो है ना वो बड़े गुस्से के साथ वो गाली वगैरह भी उसने वो दी अपना फारसी में। तो मतलब नफरत कर रहा था, एक उसमें बगैरत, हर जगह में बगैरत भी होते हैं, आपको अच्छे इंसान भी मिलेंगे और बुरे इंसान भी मिलेंगे। खैर पानी वगैरह पिया और उधर बैठे उन्होंने एक जो है ना रूह पिंजनी जैसी होती है वो, जिधर वो रुई वगैरह का कमरा होता है, तो उसमें जो है ना हमको उन्होंने बंद कर दिया। तो उधर से नाज़रीन इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि दिल ख़राब हो रहा था। तो हमने उनको बोला कि जो उधर का बड़ा ऑफिसर था उसको बोला कि यार खुदा के लिए, गर्मी भी उधर शिद्दत से गर्मी, जब गर्मी पूरी दुनिया में तकरीबन 7वें 8वें महीने में गर्मी होती है, 7वें महीने मैंने डेंकी लगाई थी। तो बड़ी ज़ोर की गर्मी, और ईरान की गर्मी तो मानी हुई गर्मी है कि ये सबसे ज़्यादा गर्मी जो है ईरान में पड़ती है। तो खैर हमने उनको बोला कि यार ये हमें निकालने दो, हम 6 लड़के हैं, नहीं भाग जाते इधर से, लिहाजा आप हमें इधर निकालने दो। खैर उन्होंने गेट मेट की, उन्होंने कहा कि इन्होंने भाग जाना है। आपस में उन्होंने वो बातें करना शुरू कर दी। तो कहते हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो आपको इधर अंदर ही रहना पड़ेगा। खैर हमको अंदर उन्होंने बैठा दिया, बाहर से ताला लगा दिया, सैकड़ों वाला ताला था जो सैकड़ों को लगाते हैं। तो 6 आदमियों को हमको उधर नीचे वो क्या नाम है सरिये वगैरह लगे हुए थे, पता नहीं क्या उनको उन्होंने कोई मशीनरी वगैरह उधर सेट की हुई थी, तो हम उधर से आसानी से बैठ नहीं सकते थे। तो खैर उन्होंने बैठाए रखा। तो पुलिस वाला एक आया और उधर का जो चौकी का सरबराह था, बड़ा था, तो हमको आके कहता है कि आप जो है ना इस तरह करो, हमें 2-2 हज़ार रुपया दो, तो हम आपको अभी इसी वक्त छोड़ देते हैं। तो हमने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। खैर दूसरे लड़के भी जो थे वो परेशान हो गए कि अभी क्या बनेगा, क्या सिस्टम है, क्या 2-2 हज़ार दे देंगे तो ये नहीं छोड़ेगा, ये हमको डिपोर्ट कर देंगे, पैसे भी जाते रहेंगे। तो हमने कहा हमारे पास तो पैसे है ही नहीं बिल्कुल भी, पहले 2,000 रुपया आया, फिर 1500 पे, फिर कहता है 1000 दे दो। एंड पे नाज़रीन वो पाकिस्तानी पुलिस से भी गिर गया कि एंड पे कहता है कि चलो आप हमें 500-500 ही दे दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ गारंटी के साथ, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो हमने कहा हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है।
خیر پہلے ہم نے صلاح کی کہ چلو یار دے دیتے ہیں، پھر ہم نے کہا نہیں یہ پیسے لے گا اور ادھر سے تو کوئی بندہ چھوٹ سکتا ہی نہیں ہے، اور ایران والوں نے پکڑا، پولیس والوں نے، اور وہ نہیں چھوڑتے ہیں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے ہیں وہ. تو خیر اللہ پاک نے ہمیں چھڑانا تھا، تو خیر ادھر سے اس کے ساتھ تو ہم نے پیسے نہیں، ڈیل نہیں ہوئی ہماری، نہیں بنی. تو خیر چلا گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور چلا گیا. اور جب وہ چلا گیا تو جا کے اس نے چلا گیا، اور ہم نے رات کو ناظرین تقریباً 3-4 کا ٹائم ہوگا، 3 یا 3:30-4 کا اتنا ٹائم تھا. تو پریشانی کی حالت میں کوئی آدمی نہیں سو رہا تھا، بڑا ہر بندہ پریشان تھا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم پکڑے گئے ہیں ایران کے اندر، ابھی ہمیں ڈپورٹ کر دیں گے. اور پیچھے سے جب بندہ ناظرین نکلتا ہے گھر سے تو بڑے گھر والے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو شریکہ برادری ہوتا ہے، جو آپ سے لوگ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، میں بات سیریس کرتا ہوں، جو آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو وہ آپ کو یہی کہ ان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ چلا جائے گا، پکڑا جائے گا. مجھے بھی بہت سے دوستوں نے بولا کہ نہیں جاؤ یار، حالات بہت خراب ہیں، تو آپ اس طرح کرو، ابھی جنہوں نے جانا تھا چلے گئے ہیں، ابھی نئے آدمی نہیں جا سکتے ہیں، ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور حقیقتاً میں یہ پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا بھی یہی ہے. تو ان بھائیوں کی بات بھی یاد آ رہی تھی ایک طرح سے، ان کو میں اچھا بھی سوچ رہا تھا کہ یار اس نے فلاں آدمی نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم نہیں جاؤ، اس طرح ہو جائے گا، تمہارے ساتھ بڑی مصیبتیں تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، رپورٹ ہو گئے تو تمہاری حالت نہیں رہے گی. اور خیر ناظرین ہمارے منہ بھی اتنے جو ہے نا نکل چکے تھے پریشانی کے عالم میں. اور تیسرا چوتھا دن تھا ہمیں ڈینگی کے، کھانا پراپرلی نہیں مل رہا تھا، اور نہانے کو بھی جگہ پانی وغیرہ نہیں تھا، کچھ بھی ایسا، حالت بہت بری ہوئی تھی. تو خیر انہوں نے اس طرح کیا کہ بندوں کی دوستوں کا جو ہے نا وہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر واپس چلے گئے تو وہ ہم پہ ہنسیں گے، اور دوسری طرف ایک طرف سے یہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی بات مان لیتے تو آج یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا، ہم نہ ہی نکلتے ڈینگی کے اوپر. تو خیر اللہ پاک نے بہتری کی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں نے تو 2 بیگ ادھر، ایک ہر بندے نے اپنا اپنا بیگ نا اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو میں نے اچانک دیکھا تو ایک بیگ جو ہے نا سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے پہلی قسط میں، پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں نے 2 بیگ اٹھائے تھے جب ہمیں پولیس نے ہم کو پکڑا تھا. تو خیر وہ جب انہوں نے بندے سارے لیٹ گئے اور بیگ میں نے اٹھایا، بیگ اٹھا کے میں نے اس کو کھولنا شروع کیا، اس میں سے سامان وغیرہ نکالا، سامان نکالتے نیچے سے مجھے ناظرین ایک موبائل ملا. جب قسمت بندے کی اچھی ہو نا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی جگاڑ جو ہے نا اس کا بنا دیتا ہے. خیر ادھر سے نا ایک موبائل مجھے ملا، تو موبائل کے اندر سے سمیں بھی نکلی، سم جو تھی وہ بھی نکلی. خیر اس میں بیٹری نہیں تھی، سم بھی تھی، موبائل بھی تھا، اور سم میں بیلنس بھی تھا، لیکن وہ بیٹری نہیں تھی. خیر جب میں نے چیک کیا، دوستوں سے بات کی کہ یار یہ اس طرح موبائل نکلا ہے لیکن اس میں بیٹری نہیں ہے. خیر وہ جو 2 ہمارے ساتھ بنگالی پکڑے گئے تھے نا، وہ بھی اس رات ہمارے ساتھ تھے، لیکن صبح کے وقت انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. خیر انہوں نے نا کہا یار بیٹری ہمارے پاس ہے لیکن ہم دیں گے نہیں. ہم نے چلو ان کو منت وغیرہ کی، ایک ان میں سے اردو بھی جانتا تھا تو بات وغیرہ کر کے نا اس کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ صحیح ہے تمہارے پاس 5 منٹ تک یا 10 منٹ تک آپ یوز کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. خیر ان کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے تھا کہ چوکی والوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ ان کے پاس موبائل ہے تو وہ ہمیں مارنا بھی شروع کر دیتے، وہ سارا سسٹم ہو جاتا. خیر وہ جیسے ہی ہم نے کال کی، نمبر اس نے جو ہمارا ڈینکر تھا، جینٹ تھا، اس نے ہمیں نمبر لکھ کے دیا ہوا تھا کہ یہ نمبر ہے آپ کے، آپ نے اپنے جینٹ کے ساتھ رابطہ کر لینا ہے آگے جا کے. تو قدرتی وہ نمبر بھی ہماری جیب میں ہی تھے، تو ویسے بھی زبانیں بھی یاد کیے ہوئے تھے کیونکہ شوق بہت ہوتا ہے نا. تو ڈینکی میں جب بندہ نکلتا ہے نا تو شوق کے مارے وہ ہر چیز کو کور کرتا جاتا ہے، جو اس کو بتایا جاتا ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتا ہے. تو جیسے وہ نمبر اس میں بیٹری ڈالی اور موبائل آن کیا تو اس کا نمبر ملایا. ہمارا جینٹ تھا ناظرین اس طرح جو ایران کا جانا پہچانا، اور بہت اس کی پہنچ بہت زیادہ تھی. ایرانی اس کا نام ہے، ایرانی مصطفیٰ ایرانی اس کے نام سے، وہ بہت بڑا ایجنٹ ہے اور مشہور بھی بہت زیادہ ہے. تو اس ٹائم پہ اس کے جو ہے نا ہاتھ ادھر پہنچتے تھے کہ وہ چھڑا سکتا تھا ہم کو. تو جیسے میں نے اس کو کال کی تو میں نے کہا یار بھائی
वो कॉल उठाते ही ना हंसने लगा, कहता है हाँ हाँ हम पकड़े गए हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल। अब उर्दू मतलब थोड़ी बहुत जानता था, तो बड़ा स्टाइल, अच्छे स्टाइल से उसने ना हमको गाइड्स किया। तो मैं परेशान हो गया कि यार हम पकड़े गए हैं और ये हंस रहे हैं हमारे ऊपर, ये इसको क्या, वो पागल तो नहीं है ये। कहता है यार टेंशन नहीं लो, तुमको सुबह 7 बजे मेरा आदमी आ जाएगा तो तुम्हें ले जाएगा। खैर मैंने करते कराते जो मेरा एजेंट था पाकिस्तान में, मैंने उसको कॉल की और उसको बताया कि यार कहते हैं हाँ, वो भी कहते हैं हाँ मुझे पता चल गया तुम पकड़े गए हो। पीछे गांव में सारी खबर फैल गई कि वो भट्टी साहब जो है ना वो पकड़े गए हैं, उनके साथ और भी लड़के पकड़े गए हैं। तो बड़े वो लोगों के यार 3-4, हमने उसको रोका भी था कि ये वो लटरम फटरम। खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे जो है ना छोड़ दिया। 7 बजे जब सुबह दिन चढ़ा, तो 7 बजे तो खैर नहीं, तो उन्होंने सारा दिन नाज़रीन हमसे चौकी में काम करवाया। वो उन्होंने मिस्त्री वगैरह लगाए, उधर रंग कर रहे थे, तो हमको उधर जो है ना उन्होंने ये दाबड़ा ले लो और ये इस टब में जो है ना बजरी इस तरह लेके जाओ, ये सीमेंट इस तरह लेके जाओ, ये गंद इधर से उठाओ, ये करो वो करो। खैर करते कराते ना वो सारा उन्होंने हमसे काम करवाया। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम तक जो है ना हम उधर खुशी खुशी काम करते रहे। तो एक आदमी आ गया सिगरेट की डब्बी लेके, वो वैसे उन्होंने फिर तावन भी हमारे साथ बहुत किया। जब उनको पता चला कि ये ईरानी, मुस्तफ़ा ईरानी के लोग हैं, तो उन्होंने इतना तावन हमारे साथ किया कि हमारी हैरत गुम हो गई कि यार ये ईरानी मारते हैं बंदे को, हर किसी को मारते हैं, और इतना इतना प्रोटोकॉल किसी को देते नहीं है कि जितना हमें दे रहे हैं, ये क्या वजह है। तो हमको ये लग रहा था कि ये हमें डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अब दोबारा हमारा एजेंट के साथ भी रब्ता नहीं हुआ था। तो उसने कहा कि नहीं हम जो है ना तुम्हें छोड़ देंगे, टेंशन नहीं है। वो अपनी ज़बान में बात करते थे, इशारों से हमको समझा रहे थे। तो खैर करते कराते जो है ना वो हमके लिए रोटी वगैरह भी लेके, दही लेके आए, खुबस लेके आए, प्याज लेके आए, तसल्ला से हमने खाया। हर बंदा आ रहा है सिगरेट की डब्बी दे रहा है, कम से कम नाज़रीन उधर मुझे ना 5-6 सिगरेट की डब्बियाँ उन्होंने दे दी। मैं पीता तो था नहीं, लेकिन फिर दोस्तों को जो है ना दोस्त जो दूसरे थे वो बैग में हमने रख ली। तो उसमें तकरीबन कोई भी नहीं पीता था, यहाँ एक लड़का शायद पीता था सिगरेट, उसमें मुझे अभी याद नहीं है। तो 12-1 का टाइम हुआ तो गाड़ियाँ आ गई नाजरीन। 2 गाड़ियाँ आई हैं, दोनों गाड़ियों में उन्होंने 2-2 बंदों को करके बिठाया है। तो 2-2 बंदों को उधर से बिठा के गाड़ी में बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ शराज शहर की तरह वो गाड़ियाँ जो है ना निकल पड़ी हमारी, जिसमें हमको बिठाया था। पुलिस वालों ने, चौकी वालों ने, वो पुलिस वाले जो थे उन्होंने हमें फिर कहा कि गुड लक, अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी करे, अब जाओ। तो खैर हमने सफ़र बढ़ाना, हमें एक दिल में एक उम्मीद सी फिर लागे कि हम इंशाल्लाह जो है ना अभी पहुंचेंगे। खैर करते 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 गाड़ी चलती रही चलती रही। एक जगह पे जाके उन्होंने हमें गाड़ी वाले ने ना उतार दिया। एक बाग वगैरह था, खजूरों का बाग था, उसमें कहता है आप इधर रुक जाओ। 3 आदमी थे, तो 3 आदमियों को मैं उधर साइड पे उसने उतार दिया। दूसरी गाड़ी वाला जो था वो भी उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो 2 जो लड़के और थे उनको उधर उतार के तो चला गया। वो बंगालियों के पास तो खैर पासपोर्ट थे, तो उन्होंने उधर ही जो है ना उनको पासपोर्ट वगैरह, उनके चेकिंग वगैरह करके, उनके वीज़े लगे हुए थे ईरान के, तो सुबह उनको वैसे ही गाड़ी के ऊपर बैठा दिया उन्होंने। कहते हैं आप जाओ, आप सैर करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे इस तरफ आप तेहरान की तरफ नहीं जा सकते। तो खैर उधर हमारे साथ फिर एक वो फारसी वान भी था, फारसी उसको आती थी, थोड़ी थोड़ी उर्दू जानता था, 2-4-10 लफ्ज़ उर्दू के जानता था। तो वो बड़ी तसल्ली, वो कहता था भाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इस तरह की बातें करता था। तो खैर हम चलते रहे उस तरफ। जिस खजूरों के बाग में उसने उतार दिया, उसमें एक घर बना हुआ था, घर की छत के ऊपर हम चढ़ गए। तो चढ़ के बैठे हुए, छुप के बैठे हुए हैं, तो नीचे एक बंदा आया वैसे अपना काम करने के लिए, या उसका जो भी था उधर पानी लगाने आया या जो भी करने आया। तो हम परेशान हो गए कि अभी ये जो है ना शिकायत कर देगा। वो अल्लाह का शुक्र है कि 10 बसन के हम बैठे हुए थे 1-2 बजे के, और तकरीबन 4-5 बजे का टाइम हो गया। 2-3 घंटे उधर बैठे रहे। जैसे ही वो बंदा चला गया वापस, तो हम उधर से निकले, गाड़ियों में हमें दोबारा बैठा दिया गया। गाड़ी आगे, गाड़ी में हम जैसे ही बैठे, गाड़ी में बैठ के तो फिर वो हमें ले गए, और जाके जो हमसे लोग बिछड़े हुए थे, रात को भागे हुए थे, उसी गेम में फिर उन्होंने जाके हमें जो है ना मिक्स कर दिया। कहते हैं अभी आप जो है ना आपको इनके साथ जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने वो लड़कों को देखा, वो आपस में फिर वो दोस्त जो गांव के भी थे और दूसरे दोस्त भी थे, तो हमारे चेहरे पे एक जो है ना मुस्कुराहट सी आ गई। पहले तो हम डरे हुए थे शायद ये हमको सेफ वगैरह लगा देंगे या कोई और हमारे साथ इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। खैर हमने
जब उधर पहुंचे हमने देखे, अपने दोस्त देखते, खुशी सी, अजीब सी खुशी हमारे अंदर आई कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना इनके साथ मिल गए हैं। तो खैर नाज़रीन, वो तो सफ़र हमने बहुत अच्छा किया, जो तकरीबन 10-12 घंटे का सफ़र था, बहुत ही मज़े का सफ़र किया, क्योंकि फ्रंट सीटों के ऊपर हम बैठ के आए थे, गाड़ियों के अंदर कोई मुश्किल नहीं थी उसमें। तो जैसे हमें दूसरी गेम में डाल दिया गया, जो पहले गेम जो रात को बंदे भागे हुए थे, तो फिर हमें डिक्कियों के अंदर बैठना पड़ा। वही पुराना रवाज, वही वो क्या कहते हैं कि पहुंचो खोती बोर्ड थले, वही हम जो है ना उधर हमको फिर डिक्कियों के अंदर 4-4 5-5 आदमी डिक्कियों के अंदर, और बाकी जो है ना 8-8 10-10 आगे गाड़ी में बिठा दिए गए। तो जैसे वो गाड़ी में बिठा दिए गए, आदमियों को बिठाया गया, गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। खैर फिर नाज़रीन इतनी प्यास लगी उस जगह पे, इतनी प्यास लगी कि हम 10 दूसरे लड़कों को भी सारी बातें लगी होगी। तो फिर मैंने 1,000 रुपये का, वो ड्राइवर ने एक जगह पे गाड़ी खड़ी की, कहता है अगर किसी ने पानी पीना है, आप पीना है, आप बोलता था, कहते हैं आप पीना है। मैंने कहा हाँ पीना, प्यास तो बहुत ज़्यादा लगी है। तो नाज़रीन 1,000 रुपये की वो लीटर की बोतल, पाकिस्तानी 1,000 रुपये की वो पानी की 1 लीटर की बोतल वो लेके आया। तो फिर हम सब लड़कों ने एक एक घूंट मारा तो पानी ख़त्म। तो खैर उसमें फिर उसने हमको ना रात को बिठाया, रात गाड़ियां चलती रहीं। एक और दूसरी चौकी आई थी, उसका नाम अब मुझे याद नहीं है। जब हम तेहरान की तरफ जा रहे थे, शराज शहर से आगे हमने निकलना था, शराज शहर में वो चौकी थी। तो शराज शहर के किनारे पे, मतलब एक साइड पे उसने हमें उतार दिया, जंगल था। तो नाजरीन सबसे बड़ी बात, उधर मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, नीचे जो है ना कांटे वगैरह थे और पत्थर वगैरह थे। तो मेरा एक शूज़ जो है ना वो टूट गया था, एक शूज़ टूट गया। तो बहुत परेशानी, टेंशन बनी कि यार अभी क्या होगा, अभी चलना भी है ये है। लेकिन फिर मैंने नाज़रीन उधर से एक शूज़ में और एक चप्पल, अपने दूसरे पाँव में एक चप्पल पहन के आगे का सफ़र मैंने किया उधर से। तो खैर उन्होंने हमें एक जंगल में बिठाया, जंगल था, सामने शहर नज़र आ रहा था, बाहर साइड पे एक सहरा जैसी जगह बनी हुई थी, तो झाड़ियाँ थी छोटी छोटी। तो उसके दरमियान से एक ट्रेन की पटरी गुजरती थी। तो जैसे हम ट्रेन की पटरी के आगे गुजरे, तो उधर नाज़रीन लूटने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हम ट्रेन की पटरी के करीब गए, तो आगे से जो है ना लूटने वाले लोग, तकरीबन कम से कम वो 10-15 लोगों का काफिला था, जो लूटते हैं मुसाफिरों को ईरान के अंदर। तो वो आगे से आ गए, लेकिन डेंकर ने हमें बताया था कि पहले ही कि आप पत्थर पकड़ लो, और जैसे ही हमारे करीब आएंगे तो आपने पत्थर मारने इनके शुरू कर देने हैं। खैर हम ट्रेन की पटरी के करीब गए, उनको पता होता है कि इस जगह पे लूटते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम होता है। हमने पत्थर उठाए, जैसे ही वो नज़दीक आया हमने पत्थर फेंके, वो खैर पीछे भाग गए। जैसे ही वो पीछे भागे, हमने दूसरी तरफ जंगल में भागना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए हैं, तो डेंकर कहते हैं आप अभी इस जगह में बैठ, जो सहरा था बहुत बड़ा, कई मरबों में वो सहरा था। तो उसने ना हमें झाड़ियों में कहता है अभी लेट जाओ। तो नाज़रीन 10 से 15 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, हम पैदल चल रहे थे, तो वो गाड़ियां लेके आ गए। तो गाड़ियां घुमा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं मिल रहे थे। खैर वो ढूंढ ढूंढ के ना तकरीबन उन्होंने 1 घंटे तक हमको, आधा घंटा पौना घंटा जो है ना, तकरीबन घंटे तक हमको ढूंढते रहे उन झाड़ियों में। लेकिन हम लेटे हुए थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, तो रात का अंधेरा था, तो गाड़ियाँ भगाते रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं मिले। हम देख रहे थे सारा सिस्टम, सारा सीन उनके सामने, हमारे साथ क्या हो रहा है। खैर गाड़ियाँ फिर जो है ना चौकी क्रॉस कर की हमने पैदल ही, वो जंगल के रास्ते ही, वो झाड़ियों के सहरा के रास्ते। तो आगे गाड़ियाँ लगी हुई थी, जैसे हम फिर भाग के वो गाड़ियों डिक्कियों में बैठे, डिक्कियों में बैठ के तो गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई। ज्यों रात की गाड़ियाँ ज्यों ज्यों चलती रही, और सुबह उन्होंने 12 बजे जाके हमको तेहरान शहर के अंदर, जहाँ पे हमारा जेंट था ईरानी, मुस्तफ़ा ईरानी रहता है, जहाँ उसका घर था, वहाँ जाके गाड़ियाँ जो है ना उन्होंने मेन बाज़ार के अंदर टैक्सी स्टैंड के ऊपर उधर हमको जाके उतार दिया। नाज़रीन इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसी मुल्क का दारुल खिलाफा है ना, तो उसमें इतनी सख्ती नहीं होती है। तेहरान जो है ना ईरान का दारुल खिलाफा है, तो उधर इतनी सख्ती नहीं होती, और पुलिस वगैरह की चेकिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। खैर हमारे हालतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हमको उधर किसी ने नहीं पूछा है। फिर उधर से हम तकरीबन 10-15 मिनट पैदल चलते रहे। आगे वो बंदा आ गया हमको लेने के लिए, उसको पता चल गया कि गाड़ियाँ आ गई हैं। हम 10-15 मिनट पैदल सड़क के ऊपर गलियों के अंदर से होते हुए ना, तो उधर पहुंच गए। वो सेफ में हमको ले गए, मुस्तफ़ा ईरानी की सेफ में। तो जैसे उधर गए हम, जाके हमने देखा वो कुछ लड़के वो हमसे पहले पहुंच चुके थे, 1 दिन पहले पहुंच चुके थे, हमारी गेम के ही थे वो भी।
तो उन्होंने बड़ा जागना अंदर खाना माना खाया। और उधर एक चाचा ठैप था, वो भी उसका नाम नहीं है याद मुझे, उसको उर्दू बहुत ज़्यादा आती थी, तो बड़ा शुगली था हर बंदे के साथ, उसका मिजाज बहुत अच्छा था। कहते खाओ पियो कोई टेंशन नहीं। उधर जाके सबसे पहले उन्होंने हमको नहलाया, कहते एक एक आ जाओ और इधर नहाओ। हमने नहाया, सुख का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मुस्तफ़ा ईरानी आया। मुस्तफ़ा ईरानी कहता है कि अभी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जो जो इससे पीछे टेंशन ले ली है ना वही आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आपने इससे आगे जो है ना टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। हमने कहा चलो सही है ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है जब हमारा जेंट ये है। तो वो नाज़रीन एक बहुत यंग लड़का था, तकरीबन 28-29 साल, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल उम्र होगी। तो बहुत उसका माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको हुस्न भी दिया हुआ था और मजाज भी बहुत अच्छा था उसका। हमने तसल्ला के साथ बैठ के, कहते हैं घर में फ़ोन करो या किसी को एजेंट को फ़ोन करना है या जो भी करना है। मेरा एजेंट तो खैर तुर्की में था जिसके साथ मैंने रब्ता किया था, तो उसके साथ मैंने बात की। और जाते हुए मुस्तफ़ा ईरानी ने मुझे पूछा, कहता है यार तू पकड़ा गया था, तुम पकड़े थे उधर बम चौकी में? तो साथ में हंस रहा है। मैंने कहा हाँ मैं ही, बिल्कुल मैं ही पकड़ा गया था। कहता कोई कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो ज़्यादा ये अल्फाज यूज़ करता था, कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर मैं करते करते ना उसके साथ बादशाह तो होती रही। खाना हमने खाया, बहुत बेहतरीन हमको खाना खिलाया गया। तो खाना खा पी के हमने उधर रेस्ट किया। तो तकरीबन 3-4 बजे 3-4 घंटे हमने उधर गुजारे और नींद भी पूरी की। एसी वगैरह लगे हुए थे, बड़ा अच्छा सिस्टम था उसका, घर का निज़ाम उसने बनाया हुआ था। फिर हमको अपनी गाड़ी में लेके हमको और एक जगह में उसने होटल के ऊपर खड़ा करके गाड़ी बाज़ार के अंदर उधर से जूस वगैरह खाने पीने का सामान और भी लेके हमको दिया। कहता कोई मसला नहीं है, अभी अब मेरा ड्राइवर आपको जो है ना दूसरी जगह से लेके जाएगा, मैं आपको सिर्फ इधर तक ड्रॉप करता हूँ, तो उससे आगे आपको कोई मसला नहीं होगा। तो फिर उसने नाज़रीन हमको इस तरह जो है ना आगे का हमने सफ़र शुरू कर दिया। तो आगे जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, तो इंशाल्लाह मैं तेहरान से आगे अपना दोगो ब्याज की सेफ तक की कहानी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बयान करूँगा। तो एक बहुत ही एक दर्दनाक कहानी थी, लेकिन उस टाइम पे जब हम आए थे उस टाइम पे बहुत एक अच्छा बंदे को फील भी होता था, इतनी मुश्किलात नहीं थी। लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तुर्की वालों ने और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर उधर दीवार खड़ी कर दी है और डायरेक्ट गोलियां भी मारते हैं, और अगर पकड़े जो वैसे भी पकड़े जाओ तो बहुत ज़्यादा मारते हैं। ईरानी भी बहुत ज़्यादा मारते हैं, तुर्की वाले भी बहुत ज़्यादा मारते हैं। उसके अलावा नाज़रीन तीसरा गिरोह जो उधर है वो चोरों का है। वो कुर्दे हैं, ईरानी हैं, और ये मिले हुए हैं। उधर जो बंदे भटक जाते हैं रास्ते से, या एजेंट वगैरह रल मिल के जो डेंकर होते हैं वो रल के बंदे को पकड़वा देते हैं उधर। और जब बंदा पकड़ा जाता है और उसको इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, मार मार के उसका बेहाल कर देते हैं और पैसे भी ले लेते हैं उसको, लेकिन फिर भी उसकी जो है ना उसको निजात नहीं उधर से मिलती। तो ये इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बयान करूँगा कि जैसे हम आए। तो इंशाल्लाह जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की समझ उस भाई को आएगी कि जिन्होंने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी हैं। अगर जिन्होंने नए आने वाले भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, दोनों वीडियोज़ का, पिछली का, तो आप उधर से बआसानी पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, और तीसरी ये मेरी है। और इंशाल्लाह चौथी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस्तांबुल तक का सफ़र बताऊंगा कि मैं इस्तांबुल तक कैसे आया और किन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।